आपको लगता हो कि भारतीय विद्या अध्ययन संस्थान को ये चीज करनी चाहिए। अब ये राय तो बहुत सामान्य सी है कि जो संगोष्ठी में प्रपत्र आए हैं उनका प्रकाशन होगा, वो तो होगा ही होगा। उन प्रपत्रों को का मूल्यांकन भी होगा, वो हम करेंगे ही करेंगे। इंटेलेक्चुअल इलाके में हम यारी दोस्ती नहीं रखते। मैंने हमारे यहाँ एक कहावत है कि हम राह बाट की यारी करते हैं, खिलवाड़ी की यारी नहीं करते। तो एक रिगरस इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होगा, और जिन लोगों से आप वैचारिक घृणा करते हैं उन्होंने कम से कम आपको सिखाई है ये बात कि उनकी बराबरी में आकर तो देखें। आपका दुश्मन आपको कुछ देता हो या न देता हो, या समझ देता है कि उसकी ताकत के कारणों को आप समझें। आपने अपनी बौद्धिक परिचर्चा में इस विषय को लेकर आपकी राय बनती होगी। ये उन सभी मानदों के लिए है जिनको हमने यहाँ बुलाया नहीं। संगोष्ठी की अपनी व्यवस्था है, उसमें कुछ ही लोग बुलाए जा सकते हैं। हमने कोशिश की कि अधिकतम लोगों को संयोजित करें, पर एक सत्र गौरव जी और आदरणीय रामेश्वर मिश्र जी और सभी विद्वानों की बनी कि सबसे बात करनी है। एक ओपन सेशन है, अगर आपके पास कोई राय हो, स्पष्ट ठाकुर सुहाती में स्पष्ट राय हो तो उसे मर्यादित शब्दों में रख सकते हैं। नहीं राय हो तो मत रखिए, इनके पास हो ही वो रखे। मैं उसको यहाँ नोट कर लूंगा, या मेरे विद्यार्थी दो बैठे हुए हैं वो नोट कर ही रहे। जो लोग पहले मैं उन्हीं लोगों से बातचीत करूंगा जो कि नहीं बोल पाए हैं। अगर आपकी कोई राय हो तो बताएं। चंद्रकांत जी, चंद्रकांत जी हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैं चंद्रकांत हूँ और मैं छोटा सा सुधार, मैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और मैं प्रापर से सुन रहा हूँ और मुझे राय तो उसमें नहीं कुछ देनी है, लेकिन मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी उस पर मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। एक तो प्रारंभ से जो सत्र हुआ और अभी अंतिम जो सत्र था, जो पूर्णाहुति हुई, उस बीच एक सुनने के बाद एक जो चीज समझ में आई कि जो विविधता है विषयों की, और विषयों की विविधता के साथ उसके संदर्भ में जो एक आलोचनात्मक ढंग से सोचने समझने और बोलने का जो एक ढब है, वो मुझे बहुत आह्लादित किया। और मैं अभी गौरव जी से भी बाहर कह रहा था कि निस्संदेह लगातार जो ये श्रम हुआ है, जो हमें प्रत्यक्षतः हम जो देख रहे हैं, उसके पीछे जो श्रम हुआ है उसका परिणाम है कि हमारे पास जितने भी सुधीजन आए हैं, जिन्होंने अपनी बात रखी है, जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, वह कहीं से गॉसिप तो नहीं लग रहा है, उसमें आलोचकीय दक्षता दिखाई पड़ रही है। तो मुझे इस चीज के लिए मैं साधुवाद दे रहा हूँ और मैं थोड़ा डर भी रहा हूँ क्योंकि एक सत्र में मुझे भी बोलना है। तो मैं खासतौर पर जो हमारे जो नए साथी हैं, शोधार्थी हैं, उनको भी मैं जब सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि कई बार हमें अपने शोधार्थियों से भी बहुत सीखने की जरूरत है कि कितना बोलना है और कितना कहना है। इसको सारी को गहरे थोथा दे उड़ाए, कितना हम ग्रहण करें। तो मैं साधुवाद देना चाह रहा हूँ और मैं इस संगोष्ठी का बतौर जो है प्रतिभागी मैं इसमें शामिल हो पाया, सम्मिलित हो पाया, इसके लिए मैं भारतीय विद्या अध्ययन संस्थान और आदरणीय चंदन भैया और आदरणीय नंदकिशोर पांडे सर के प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद चंद्रकांत जी। मैं भारतीय विद्या अध्ययन संस्थान की एक पद्धति बता दूं आपको। लगभग 3 वर्ष हुए मुझसे कहा गया कि अज्ञेय पर आप लिखिए, और
समय था तो लगभग 1500 पेज हम लोगों ने पढ़ा। मैं था, मेरे साथ हेमंत थे। अब वो लेख 5 बार मेरे पास लौटा, तो मैंने खींच कर कहा कि ये पढ़ कौन रहा है इसको। तो आज हमारे एक मित्र मिले जो जेएनयू में एचआरडीसी के डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि वो ये वाला हमने पढ़ा था, हमने वो आप ही हैं और गौरव जी हैं। आप सोचिए, एक लेख को एक आईआईटी का इंजीनियर और एक संस्कृत का प्रोफेसर 5 बार रीराइट के लिए भेज रहे हैं। तो पूरी प्रक्रिया, वो पुस्तक अब छप के भी आएगी। चंद्रकांत जी के बाद अगर किसी की कोई राय बनती हो, अरुण जी हैं, अरुण जी, अरुण कुमार पांडे जी अपने राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स अरुणाचल प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। 20 साल अरुणाचल में रहे हैं। कोई राय हो तो दीजिए। आशुतोष लिख रहे हैं। सर्वप्रथम मैं संस्थान को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भी इस प्रकार का होता रहेगा आयोजन, ऐसा विश्वास है। और जैसा कि चंदन सर ने कहा कि कोई सुझाव है तो अपना सुझाव तो होता नहीं है, आदेश आया और काम करना है, और यही आदेश पर ही मैं उपस्थित हूँ। मुझे एक कार्यक्रम में जाना था, लेकिन चूंकि यहाँ आने का आदेश था तो वहाँ भी ऐसा ही कार्यक्रम था, तो मैंने वहाँ बड़ा झूठ बोला, तो यहाँ उपस्थित हूँ। और चंदन सर से बहुत जुड़ाव है, लगाव है। पूर्वोत्तर आपका दूसरा घर है। महीने में कुछ दिन तो पूर्वोत्तर में रहते ही हैं, और मैं भी चूंकि पूर्वोत्तर में काम करता हूँ तो अनेक जगहों पर मिलना होता रहता है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें कोई सुझाव तो अभी मेरे मन में इस प्रकार का नहीं है, क्योंकि सब ठीक चल रहा है। हाँ, ये एक मन में बात आ रही थी कि पुस्तकालय का निर्माण हो गया है, पुस्तकें भी उसमें आ रही हैं। तो मैंने कहा भी है मंत्री से कि मान लीजिए जो पूर्वोत्तर का शोधार्थी है और इस विषय पर काम करना चाहता है तो उसको फिर यहाँ आना पड़ेगा। तो भविष्य में ऐसी व्यवस्था की जाए कि इसको प्रकाशित करके, बहुत ऐसी किताबें हैं जो रेयर हो गई हैं, कहीं पड़ी हुई हैं, आपने खोज निकाला, 100 वर्ष हो गया, तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि भविष्य में उसको हम प्रकाशित कर लें और फिर ये उपलब्ध करा दें विक्रय के लिए। संस्थान के पास अपनी व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है, आप चाहते हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में आना, यहाँ बैठ करके पढ़ना तो आसान है, लेकिन जरा हम सोचें कि बहुत दूर दराज के छात्र, उसमें कोई छात्रा हो तो उसको दिल्ली में 5 दिन 10 दिन रहने की व्यवस्था कैसे करेंगे। तो ये एक मेरे मन में प्रश्न था और इसको मैंने कहा भी कि जल्दी नहीं, 2 4 5 10 वर्ष भी लगे, संस्थान की जैसे जैसे क्षमता बढ़े, व्यवस्था में जैसे जैसे और भी उन्नति होती जाए, तो इस पर हम विचार कर सकते हैं। यह एक मेरे मन में प्रश्न था जो आपके समक्ष रखा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए आपके प्रति आभार। धन्यवाद अरुण जी। कुल मिलाकर ये है कि जो पुस्तकें अनुपलब्ध हैं और उपयोगी हैं, संस्थान उनके प्रकाशन की व्यवस्था करे। उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला इशू आता है कई बार, तो कॉपीराइट इशू, आईपीआर इशू देखकर वो उसमें उसके विद्वान लोग हैं, उसकी व्यवस्था जरूर। अभी तो ये है कि जो पुस्तकें इधर उधर फैली हुई हैं उन्हें पहले इकट्ठा कर लें। मैं जैसे एक उदाहरण आपको दूं, हमारे सामने आदरणीय रामेश्वर जी मिश्र बैठे हुए हैं। आपने लालन साहब का काम किया। अच्छा, बात ये चली कि श्यामनंदन जी का एक दिन फोन आया कि काम करना है लालन साहब पे। मैंने कहा कि आप करेंगे क्या? कहा कि नहीं, वो शांति निकेतन में एक प्रोफेसर है, वो करेंगे। तो सर से बातचीत होती रहती थी मेरी, तो सर ने लालन साहब के पदों का संग्रह किया और अभी फिर
इस उम्र में रिटायर होने के बाद लगभग 70 के होने जा रहे हैं। मेरी समझ से सर 200 कवियों का 200 बांग्ला के मुसलमान कवि बंगाल में घूम घूम कर ये संकलन कर रहे हैं। तो यह है कि पहले एक बार संकलन आ जाए, फिर प्रकाशन की व्यवस्था जरूर। अभी बीज है, वृक्ष होगा तो और होगा। अपने पास राज्य हैं, आपने गुजरात में आनंद में पढ़ाया है, उसके बाद प्रयाग आए हैं। प्रसाद जी से पहली बार संवाद में लगता है कि कटु है और है मुलायम, और मूलतः वैसा व्यक्ति जो स्पष्ट बोलता है वो प्यारा होता है। कोई सलाह हो तो बताइए ना। आदरणीय चंदन कुमार जी, रामेश्वर सर और सुधीर, सलाह तो कुछ नहीं है, जैसा पांडे जी ने कहा, जो किताबें हैं इनको डिजिटल किया जा सकता है। और ठीक है, अगर डिजिटल फॉर्म में अगर कोई प्रिंट लेता है उसमें कुछ पैसे आप लगा सकते हैं और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए। सलाह मेरी ये है कि मोहम्मद साहब के पहले इस्लाम नहीं था। इस्लाम का उदय कैसे हुआ और सूफी कैसे हिंदुस्तान में विकसित हुए, इस पर अभी बात नहीं की। अगर इस पर भी आगे बात होगी तो मैं समझता हूँ संगोष्ठी और प्रसाद जी के दो सलाह हैं। एक तो जो सामग्री उपलब्ध है उसे डिजिटल ऑनलाइन फॉर्म में लाया जाए, ये आसान काम है। और आसान इसलिए भी है कि जो सज्जन हमारे सामने बैठे हैं उसमें दक्ष हैं, कि IIT की डिग्री उसी विषय पर है तो वो कर लेंगे। हाँ, और कुछ सामग्री हमने ली ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से है तो उसको सिर्फ नोटिस में ला देना है, ये आसान काम है, इसको जरूर करेंगे। जो दूसरा विषय है वो वैचारिक है, अगली कार्यशाला में कोशिश होगी कि उस विषय को लिया जाए। अपनी योजना ये है शिवसाद जी, हम दुखती रग को बहुत छेड़ना नहीं चाहते, थोड़ा सा संवाद हो, वाद विवाद कम हो। और होता क्या है कि जब रिश्ते मजबूत हो जाएं तो आदमी शिकायत भी करे तो बुरी बात नहीं लगती, पर जब शिकायत से ही शुरू करे तो बात बुरी लगती है। तो अपनी कोशिश अभी संवाद बनाने की है, इसलिए हम उन विषयों को नहीं छेड़ रहे हैं जो इतिहास के विरस प्रसंग है। ये है मारूफुर रहमान है, मारूफुर रहमान संस्कृत के विद्वान हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है और पीछे बैठे हुए हैं, वो चुपचाप सुनते हैं, पिछले 10 वर्षों से अपने संपर्क में हैं और हम इनसे छोटी छोटी पुस्तकें लिखवाते रहते हैं कि भाई कुरान में गाय के बारे में क्या कहा गया है, तो इस्लामिक टेक्स्ट में गंगा के बारे में क्या कहा गया, ऐसे ऐसे करके उनसे लिखवाते हैं। मारूफ रहमान साहब, कोई राय हो, कोई सलाह हो तो दीजिए ना। मारूफ साहब जी सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। दीजिए। सर मैं जैसे सलाह तो यही है कि आप सलाह के लिए पूछा ही नहीं है कुछ आप, क्योंकि आपने इतनी तैयारी 3 साल से की है और इतना अच्छा सेमिनार हुआ, विषयों पर बात हुई। बाकी कल भी चर्चा होगी, शायद कल शाम को अगर इस सलाह पूछी जाए तो फिर बताया जाए, क्योंकि कल का दिन बाकी है और काफ़ी ऐसे विषयों पर पेपर पढ़े गए जो जिनके बारे में हमको भी जानकारी नहीं थी, हमको भी जानकारी मिली है। कल शायद और भी विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो बस थैंक यू सर। हमारे में शहजाद है, शहजाद का पिछले दफा हमसे टकरा गए और इन दिनों मेरी यही कोशिश रहती है कि ऐसे लोग मिले जो सचमुच पढ़ने लिखने वाले हो। विश्वविद्यालय में झूठ मूठ के पढ़ने लिखने वाले बहुत हैं, तो शहजाद उनमें से है। तो ऐसे ही टकरा के मैंने कहा कि आप ये काम कीजिए ना, राम भक्त मुसलमान कवियों पर बातचीत हुई, फिर ये लग गए उसमें, जितना हो सकता था किया, क्योंकि हमारे पास टाइम का भी कंस्ट्रेंट था। कोई सलाह हो शहजाद भाई तो दीजिए। जी सर,
सर मेरे को जो सलाह है मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कि इस तरह के जो मतलब मुस्लिम संत कवि हैं अगर जहाँ संभव हो सके तो पाठ्यक्रम में किसी तरह अगर लगने की कुछ व्यवस्था हो पाए ऐसे अननोन कवियों को जिन्होंने हमने जाना नहीं और इस विषय मतलब किसी अलग अलग विश्वविद्यालय से कोई लोग हमारे साथ जुड़े हुए तो पाठ्यक्रम अगर में लगेंगे तो हम जान पाएंगे इन संतों के बारे में इन कवियों के बारे में विद्यार्थी जान पाएंगे और दूसरा मुस्लिम समाज तक भी ये बात पहुंच पाएगी तो पाठ्यक्रम ही एक वो माध्यम है तरीका है जिसके माध्यम से जो है ये बात पहुंचे तो अगर वैसा कुछ हो पाए तो उसके लिए भी कोशिश की जानी चाहिए मेरा एक सुझाव है आजाद जी का सुझाव है कि पाठ्यक्रम में कभी नहीं, पर एक बात बताऊँ, आप विश्वविद्यालयों को जानते हैं, आपसे बेहतर वहाँ की एक अपनी प्रक्रिया है। हमारी कोशिश समाज केंद्रीयता की, बैठिए ना, हो गया, हमारी कोशिश समाज केंद्रीयता की है। सत्ता की केंद्रीयता में अपन बहुत ज्यादा वहाँ उस ढंग के पकड़ है आपको पता है, लेकिन अपना कोशिश जरूर है कि ऐसे ऐसी बातें ऐसे विषय जो और आ भी रहे हैं, अब जैसे शंकर देव दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस में आए, और आप जानते हैं विश्वविद्यालय, अब घर की बात है, बहुत बोलवाइए, पर कोशिश है और इस विषय को आपने नोट कर ही लिया होगा। तिवारी जी, सत्यपाल जी आज कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, अपने पास एक उर्दू के प्राध्यापक बैठे हुए हैं पीछे, खड़े हो, बोलो, अपना परिचय दो। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तजा है और मैं साकिब कॉलेज से में था, वहीं से बीए और दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया उर्दू में। अभी मुर्तजा सत्यवती में पढ़ा रहा है? अभी सत्यवती में मैं पढ़ा रहा हूँ मॉर्निंग में। सुझाव क्या है सर, एक पहले भी पहले आपसे बात हुई थी इस पर, जो अभी संगोष्ठी हुई इस पर, मेरा ये है कि इस तरह का प्रोग्राम बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। तो इस तरह का प्रोग्राम साल में एक बार होनी चाहिए और बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, जिससे इंटरेक्शन की बात है। और जो चीज़ें हम आकर के, मैं आया था सर 1-2 घंटे के लिए, लेकिन इतनी दिलचस्पी बढ़ गई कि मैं इसको बार बार जो है, और कल भी आऊँगा सुनने के लिए, कि बहुत चीज़ मैं सिर्फ सुनकर बहुत जानकारी मिली। ऐसे ये साल में कम से कम साल में एक बार इस तरह का होना चाहिए प्रोग्राम। मैं आपको एक चीज बता दूं, मुर्तजा मेरे आधिकारिक विद्यार्थी नहीं है, अच्छे विद्यार्थी, मेरे पास आते हैं, मैं इनको डांटता रहता हूँ, खूब बोलता हूँ, और सिर्फ इस बात पर बोलता हूँ कि तुम लोगों को काम करना चाहिए इन विषयों पर। तो जब मुझे इंगेज करने को इनको मन करता है कि इनको इंटेलेक्चुअली इंगेज करें, तो कुछ ऐसे विषय लेके आते हैं। पीएचडी कर चुके हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ाया है, ईश्वर ने इनको सत्यवती में स्थान दिया। जी सर, तिरुड़ीमल में, अम्बेडकर कॉलेज में, कई कॉलेज अच्छा है, अपने लिए एक अच्छा काम करने वाला। आपने सलाह दी कि इस कार्यक्रम की गति और बढ़ाए। जी जी, ये तो मैं इन्हीं से कहूँगा, हम लोग तो इनके आदेश पर चलते हैं। हाँ, अगर कोई आपके पास कोई, जो लोग हैदराबाद से आए हैं, अपने ढंग से इस्लामिक सेंटर में हमने इसीलिए इस कार्यक्रम को रखा है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये इस देश में जो मुसलमान टेक्स्ट है उसका इंटेलेक्चुअल सेंटर है, और यहाँ बातें होती हैं और यहाँ की बातें जाती हैं, आगे तक जाती हैं। तो अगर आप में से किसी की कोई राय हो भविष्य और कल के सत्र के लिए, कि अगर आपकी कोई राय हो, अपने ढंग से अपनी तैयारी की है,
आदित्य आए हैं दिल्ली छोड़कर, गांव में गए हैं पढ़ाने। बोलिए, कुछ राय है, कुछ सुना तो कुछ अच्छा लगा? अपना परिचय दीजिए कि कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या? डॉक्टर आदित्य कुमार मिश्रा मेरा नाम है और दिल्ली विश्वविद्यालय से सर के निर्देशन में पीएचडी हुई है असम की लोक कला परंपराओं और भट्टा कला पर। और अभी पिछले वर्ष मई में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के अंतर्गत अम्बेडकर नगर जिले में पोस्टिंग हुई है। सर, यही जो थोड़ी देर पहले इनमें से किसी एक व्यक्ति ने कहा कि मतलब ये संगोष्ठी सर इस मायने में विशेष है कि यहाँ पर जिन शोध पत्रों को हम सुन रहे हैं, मतलब कुछ तो कभी भी जिनको मैं मतलब इसके पहले नहीं जाना था, लेकिन कभी हिंदी से ऐसे आए हैं से तो अपना पे सर ने रखना दिया। अभी इसके बाद एक जिन पर मैं खुद तैयार करके लाया हूँ, बुल्ले शाह से गानों वगैरह में तो बुल्ले बुल्ले सुनते बुल्ले शाह पर आपके पास 3 पत्र हैं। जी। शुक्ला जी के हैं, बुल्ले शाह पे ही हैं, बाबा। एक और पत्र है जी, अलग अलग पक्ष आए। तो सच में ये कार्यक्रम तो विशिष्ट है और इस तरह के कार्यक्रम आगे भी अगर आने वाले वर्षों में तो बहुत अच्छा रहेगा, साहित्य के भी विकास के लिए और संस्कृति के भी विकास के लिए, सामाजिक कार्यक्रमों की गति बढ़ाई जाए और कार्यक्रम। बस। ठीक है, और किसी की कोई राय है? जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अदिति पुरोहित है और अभी मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है हंसराज कॉलेज से, दिल्ली विश्वविद्यालय से ही। सर, मेरा बस एक सुझाव है कि हम वक्तव्य तो सुन रहे हैं, अगर हम इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करें, हम प्रोजेक्टर का यूज़ करें, जैसे भी भैया ने बताया था कि इनकी हस्तलिपियाँ रखी हैं, तो उनको वो फोटो खींच के लाते, थोड़ा हम लोग देखते तो हमें थोड़ा और हम कनेक्ट कर पाते। हमने कनेक्ट किया है तो हम इससे और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। अदिति, हम आपकी सलाह का ध्यान रखेंगे। दरअसल अपनी तैयारी तो है, हमारे पास मटेरियल है, पर रसोईया तैयार होता मैं बना रहे। सर, हम लोग हिंदी का शिक्षण पूंजी और तकनीक विरोधी है, कौशिक प्रधान है। तो हमने व्यवस्था दी थी हमने, और ये भी दिया था, और जिनको लाना था उनको लाए भी। कुछ लोगों ने तैयार भी किया था लेकिन यहाँ नहीं दिखा पाए। कई लोगों को हमने 10 मिनट का ही समय दिया, सोचा कि पढ़ दें इसको जल्दी से। लेकिन भविष्य में ध्यान रखेंगे, हमारे जो और अध्ययन समूहों की बैठकें होती हैं और हमारी जो और बैठकें, उसमें सब हम ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली ही करते हैं, कोशिश है। धन्यवाद। नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम विभव यादव है और मैंने अभी परा स्नातक परीक्षा अभी उत्तीर्ण की है दिल्ली विश्वविद्यालय से। सर, पहले तो सर जो आज का कार्यक्रम था सर, हमेशा की तरह सर, जैसे मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय आया था तो पूरा ग्रेजुएशन बीत गया था सर, लेकिन उसके बाद मतलब हिंदी ऑनर्स से ग्रेजुएशन बीतने के बाद से पहली बार आपके माध्यम से ही पता चला कि पूर्वोत्तर भारत में ब्रजकुली भाषा या हिंदी को लेके और भक्त कवियों को लेके कितना समग्र रूप में साहित्य वहाँ उपलब्ध है। और अभी जब हम भक्ति काल तो इतने दिनों से पढ़ रहे थे, पर इसमें मुस्लिम भक्त कवियों के बारे में इतना सब कुछ जानने का, अगर इस शायद सेमिनार नहीं होता तो शायद कभी पता भी नहीं चल पाता, या पता चलता तो बहुत देर होती। सर, दूसरी सर सुझाव मेरा ये है कि सर अब जब हम, चूँकि मेरा अभी स्पेशलाइजेशन मध्यकाल में था, तो अभी मध्यकाल पढ़ने के दौरान जब अभी एक शोध पत्र में किसी ने मेंशन भी किया था कि वो जब उस समय कवि जो रचना कर रहे थे, उस समय वो केवल अखंड भारत की ही नहीं, जम्मू द्वीप की भी बात कर रहे थे। और अभी मैं फिलहाल पूर्वोत्तर भारत की कुछ टेक्स्ट पढ़ रहा था, उसमें जब पूर्वोत्तर भारत में असम या उसमें अहोम शासन था, जो उस समय अगर देखा जाए भारत भौगोलिक दृष्टि से तो उतना इधर से कनेक्टेड भी नहीं था, एक आदिवासी समाज वगैरह वगैरह तरीके। उसमें जब शंकरदेव अपने समय में उस भारत भूमि की बात करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पैदा होना एक गौरव की बात है,
तो हम पूरे इस भक्ति काल को एक मतलब अवलोकन करने की दृष्टि है एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कि किस तरह उसमें आपकी राय है कि अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में भक्ति चेतना की व्याख्या? हमारे पास पटना सिटी के दरगाह के गद्दी नशी है और मैं आपको चेहरा नहीं आया। वो लोग अपने आगे थी ना। भी हैं और ये जो दरगाह है वो बहुत बड़ा दरगाह है, बहुत बड़ा वहाँ मेला लगता है। तो मैं चाहूँगा कि आज की जो अपने भी आए हैं कोई बात नहीं, अच्छा अच्छे बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम में उनकी कोई राय है तो जरूर बताएं। कोई राय और सुझाव हो तो बताएं। जनाब वाला मैंने जितना भी पेपर सुना से ये वक्त की अहम ज़रूरत थी। देखिए ये जानना चाहिए कि मुस्लिम कवियों ने और मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या किया और हिंदू धर्म के साथ उनका क्या लगाव रहा। जब हम इस नज़रिए से देखते हैं तो आज के जितने पेपर मैंने सुने वो बड़े महत्वपूर्ण थे और अगर इस पर और काम होता रहा डिफरेंट शहर में जा के तो हमारी जो दूरियां हैं वो नज़दीकों में तब्दील हो जाएंगी। इसलिए इस काम को और ज़्यादा फैलाना चाहिए और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। अजय मालवीय जी हैं। अजय मालवीय जी इस चीज़ के प्रमाण हैं कि व्यक्ति किसी भी पद पर हो पर अगर वो कुछ करना चाहे तो कर सकता है और उन्होंने हिंदी की बहुत सेवा की है, उर्दू और हिंदी की। मैं और अपनी साहित्य एकेडमी में उर्दू कमेटी के कन्वीनर भी रहे, सरकार के नॉमिनी रहे। कुछ राय हो आज की बैठक पे तो दें। सर, हसीन साहब के बोलने के बाद कुछ बचा नहीं, मैं समझता हूँ। वैसे संस्था की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इस तरह के प्रोग्राम हमेशा होने चाहिए और जैसा कि सर ने कहा कि डिफरेंट जगहों पर जाकर के, डिफरेंट शहर में जाकर के छोटे छोटे ही प्रोग्राम हो, लेकिन होने चाहिए, लोगों तक बात पहुँचनी चाहिए। जो काम मुसलमानों ने किया है, हिंदी में किया हो या उर्दू में किया या किसी भी भाषा में किया हो, उसको और दूर तक जाने की ज़रूरत है, लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। मैंने आपके मित्र से कहा कि आप अपने दरगाह पे ही कार्यक्रम कराइए, उनके पास बहुत संसाधन भी हैं। सर आप समय दें, प्रोग्राम होगा। अब में से कोई कुछ कहना चाहे? अमरेंद्र जी त्रिपुरा में पढ़ाए, अरुणाचल में पढ़ाए, मोतिहारी में पढ़ाए, अब इलाहाबाद में पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम में जो देखा सुना और इसमें हम भागीदार हुए, मैंने बताया कि ये अपने तरीके से बिल्कुल अलग किस्म का कार्यक्रम था, जिसमें कि वक्ताओं को पहले तैयार किया गया कि आप एक पेपर तैयार करें, फिर उसको आप पहले प्रेजेंट करें, उसमें जो कमियां हैं या उसमें जो आपके एंगल हैं, जो दृष्टिकोण है, उसको किस तरीके से आप उसको और परिभाषित कर सकते हैं। और कोई आग्रह, वैचारिक आग्रह नहीं था हमारे आयोजकों का, बस उनका यह निवेदन था कि आप जिस भी बात को कहें उस बात को तार्किक तरीके से कहें, उसके ऑथेंटिक स्रोत होने चाहिए और केवल जो है वो आपकी अपनी मनमानी व्याख्याएं नहीं होनी चाहिए। हिंदी की पूरी दुनिया जो है वो हम सब जिसको अकादमिक दुनिया कहते हैं, बहुत गंभीरतापूर्वक मनमानी व्याख्याओं के साथ चलता है और जैसे वो अपनी अज्ञानता को भी सैद्धांतिकी के रूप में प्रस्तुत करता है। एक बहुत स्थापित मान्यता है, ये मुक्तिबोध ने कहा कि तुलसीदास के आने के चलते भक्ति काल का जो है पतन हो गया और निर्गुण जो पूरी परंपरा है वो समाप्त हो गई। उनको पता ही नहीं था कि कबीर के 12 पंथ जो है वो तुलसीदास के बाद जो है वो सक्रिय हुए, चाहे वो लाल पंथ हो चाहे कुछ भी। और इस स्थापना को हर कोई दोहराता है अकादमिक दुनिया में। मुझे लगता है कि यह जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है, इस तरह की अकादमिक जो स्थापनाएं हैं
जो अपने बौद्धिक आतंक से और अपनी अपनी सैद्धांतिकी के माध्यम से जो स्थापित हुई हिंदी अकादमी दुनिया में, उसको भी चैलेंज करने का ये समय है कि हम उसको चैलेंज करें, उन चीज़ों को पहचानें, फिर उसको चुनौती दें और उस चुनौती को हम ठोस आधारों पर दें, तार्किक आधारों के साथ दें। तो मुझे लगता है कि एक नया विमर्श जो है हम हिंदी की दुनिया में खड़ा कर सकते हैं। जैसे मुस्लिम संतों की ही पूरी व्याख्या है, जैसे निर्गुण संतों की पूरी व्याख्या है, उसको एक बिल्कुल एक क्लियर कट कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है। कबीर क्या है तो सिर्फ और सिर्फ जो है विद्रोह के कवि हैं। कबीर क्या है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जाति व्यवस्था के खंडन, मूर्ति पूजा के खंडन के कवि हैं। तो जितने निर्गुण संत हैं सब मूर्ति पूजा खंडन के कवि हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा के नाम को, रूप को, सगुण आकारों को ग्रहण किया है। उनके अंदर वैसा द्वैत नहीं जैसा आप उसको परिभाषित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम इसके माध्यम से उस वैचारिकी को भी हमें चैलेंज करना चाहिए। पहली बात तो ये मैं समझता हूँ। दूसरा ये समझता हूँ सर कि जो पुरानी किताबें, अंग्रेजी में जो लिखी गई किताबें हैं, जो अब उस तरह से प्रिंट में भी नहीं है, जैसे H.H. विल्सन की किताब का जिक्र किया गया वेस्टर्न सेक्ट्स पर, उन किताबों का हिंदी अनुवाद नहीं है। जबकि हमारी जो पूरी की पूरी अकादमिक दुनिया है हिंदी की, वो उन किताबों के रेफरेंस से चलती है, उनके स्थापनाओं से चलती है। मुझे लगता है कि यदि उन किताबों के हिंदी, वो 1854 में प्रकाशित किताब है तो कॉपीराइट एक्ट से बाहर है, हम यदि उसका अनुवाद करें तो ये इस भारतीय विद्या संस्थान के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक पहचान की जगह बनेगी। हम उन किताबों को और हम कैटेगरिकली ठोस लोगों को दे करके चिन्हित करके और यदि ऐसा करें तो मुझे लगता है कि ये काम हो सकता है। और तीसरी बात ये है कि हम जैसे आज जितने पेपर पढ़े गए, मैं समझता हूँ सबने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को उठाया। वो यदि उन कार्यों को बहुत बेहतर तरीके से, बुल्ले साहब पर उन्होंने जो पेपर पढ़ा बहुत ही सोचपरक था, उसको और बेहतर तरीके से तैयार किया। जैसे एक सज्जन ने जो है फारसी की कविताएं जिबुनिसा के बारे में की, उन कविताओं के हिंदी अनुवाद उन्होंने चर्चा की, क्यों ना वो हिंदी अनुवाद की जिम्मेवारी उन्हीं को दे दी जाए। इस तरह से इस कार्य को जो अभी उठा है, इसको और आगे हम और एकदम सुनियोजित तरीके से उसको आगे बढ़ाएं तो इसके कुछ बेहतर परिणाम निकल सकते हैं। ये 3 बातें मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और सबसे पहले आप सबको इस बिल्कुल एकदम नए तरीके के इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने इतना बेहतर तरीके से, और मैंने बहुत सारी गोष्ठियाँ देखी हैं इधर के हाल के परसों में जाता रहता हूँ, लेकिन इतनी गंभीरतापूर्वक चर्चा परिचर्चा जो है वो देखने को कम ही मिला है। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अमरेंद्र जी के 3 सुझाव रहे। एक तो वैचारिक आग्रहों दुराग्रहों पर टेक्स्ट की व्याख्या नहीं की। अमरेंद्र जी आपने खुद देखा, बहुत ज़्यादा विचारधारा वगैरह के चक्कर में अपन पढ़ते नहीं हैं। जो बहुत ज़्यादा विचारधारा करते हैं वो फ्रॉड करते हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो अपना आग्रह था कि पोएम ऑन द पेज, जो टेक्स्ट कहता है, टेक्स्ट के साथ कॉन्टेक्स्ट का बनाना, रेफरेंस उससे। और हमने बराबर इस बात पर जोर दिया, आप बैठकों में थे, कि मूल टेक्स्ट से आप उठाइए। ज्ञान के इलाके में वैचारिक आग्रहों दुराग्रहों की व्याख्या बाद में आती है, बहुत बाद में, और बहुत उन्नत मस्तिष्क का काम है। वो छोटे मोटे लोगों का, मैंने आधारभूत लोगों का वो काम है नहीं। दूसरा, आपने जो कहा कि इसकी जो कुछ अनुवाद किए जाए, ये गंभीर विषय है और उसको ले भी रहे हैं, उसको उठा भी रहे हैं। और तीसरा विषय आपने कहा कि चर्चा होती रहनी चाहिए। जिस विषय को उठाया है उसको आगे तक ठीक है, वो एक नैरेटिव में जाए और एक रिगरस इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज के तहत टेक्स्ट से कॉन्टेक्स्ट बने और उससे नैरेटिव में जाए। और देखिए, मेरी एक धारणा है कि अगर आपकी बौद्धिक क्षमता में दम होगा तो वो चीज़ चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो सीधी सी बात है। और कोई जी सुझाव हो? मैं अजय कुमार सत्यवती कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जो अभी विषय पे चर्चा हो रही है इस सेमिनार में, हमारे पास एक कोर्स है NEP के तहत BSc, जिसमें मानव मूल्य और भक्त परंपरा कि हमारे भक्तों ने जो अपनी वाणी में मानवीय मूल्य के जो तत्व कहे उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय और
सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब जगह इम्प्लीमेंट कर चुका है और आने वाले दिनों में एनईपी में हर जगह यही implement। और बीएससी में फ्रीडम है यूनिवर्सिटी को कि आप किस कवि को लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन कवियों को जहाँ 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 के कवि हैं उसको उस कोर्स में यूजीसी के अंदर स्वतंत्रता दी जाए कि आप, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी लगाया है स्वतंत्रता दी थी, और तो हर जगह सभी जगह के प्रोफेसर हैं हमारे बीच, तो यूजीसी के माध्यम से और यूनिवर्सिटी के माध्यम से जहाँ के संत मुस्लिम भक्त कवि हैं उनको वहाँ स्पेस दिया जाए। तो मुझे लगता है कि वो हमारी इस संगोष्ठी का जो योजना है वो सफल होगी। और सब लोग जैसा चाहते हैं कि इन पे बात होनी चाहिए, पढ़ने भी लोगों के बीच जाना चाहिए, ये मैसेज की उन्होंने क्या कहा। धन्यवाद। ये बात भी, ये विषय भी आया कि भाई पाठ्यक्रम से संबंधित विषय। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, तुलसी इसलिए बड़े कवि नहीं है कि वो हिंदी के पाठ्यक्रमों के कवि हैं। पाठ्यक्रम बनते बिगड़ते रहते हैं, सत्ताएं आती जाती रहती हैं। अगर किसी कवि में दम होगा तो वो चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। हाँ, वो विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाए तो अच्छी बात है, पर हिंदी समाज और हिंदी के पाठ्यक्रमों में बहुत द्वैध रहा है। जो समाज का बड़ा कवि है वो पाठ्यक्रमों का बड़ा कवि नहीं है, जो समाज का बड़ा साहित्यकार है वो हिंदी के पाठ्यक्रमों का साहित्यकार नहीं है। तो वो एक द्वैध रहा है। लेकिन बेहतर है अगर ये चीज़ें आए, पर उसके लिए अपनी तैयारी ये है कि एक अच्छा टेक्स्ट बुक तो भी बने, और वो दायित्व तो केवल गौरव जी का और आदरणीय रामेश्वर जी का और सत्यपाल तिवारी जी का नहीं है, वो सबका है कि वो बातें निकल कर रही। और कोई टिप्पणी करना चाहता है कोई? सर अगर आपकी अनुमति हो तो आप सभी कल पुनः इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। अपने से हमारी पूरी कोशिश है कि जो विद्वान बाहर से आए हैं और जो यहाँ के हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, टू द बेस्ट पॉसिबल। पर आप किसी के अतिथि नहीं हैं, और ये आप सब आप कार्यक्रम के आयोजक हैं। अपनी कोशिश रहती है, अपने गौरव जी तो 7:30 बजे से यहाँ हैं, बाकी लोग भी आसपास ही हैं। तो अगर कोई आपको असुविधा हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और असुविधा हुई हो तो मैं एक बात कह रहा हूँ। इस बड़े गंभीर व्यक्ति ने एक बार बात कही कि तुम फलाने के बारे में बात गुस्से में कह रहे हो। एक चीज बताओ, अगर तुम्हारा अपना कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर दे तो किससे कहोगे? मैं या तो उसको बुला के कहूँगा या उसके माता पिता से कहूँगा। पूरा तंत्र आपका है। अगर यहाँ कुछ गलती हुई हो तो आप चुपके से सुझाव दे दीजिए। मनुष्य है, कमियां होती हैं। आप सब पुनः कल आमंत्रित हैं। आप अपनी तैयारी करके आइए, और ऐसे ही परिचर्चा के लिए आप सभी पुनः आमंत्रित हैं। धन्यवाद।